साफ कह देते हैं कि वो इस बार माया नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि वो हेल्प करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अभी हेल्प करने की सिचुएशन में ही नहीं है। ये पूरी बात सनी अच्छी तरह समझ जाता है और कहता है, मास्टर दारा, अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? जैसे ही सनी ये कहता है, दारा पहली बार उसकी तरफ देखता है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि सनी अचानक ऐसे बोल पड़ेगा। पोपटलाल सनी को आंखें दिखाता हुआ दबी आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना कि जब तक तुमसे बात ना की जाए कुछ बोलना मत, चुपचाप खड़े रहो। माया सनी की गुस्ताखी की माफी मांगते हुए दारा से कहती है, मास्टर दारा, आप सनी की बात का बुरा मत मानना। ये बहुत अच्छा लड़का है। वैसे मैं आपसे इसकी सिक्योरिटी के लिए ही फाइटर्स मांगने आई हूँ। मास्टर दारा सनी की तरफ गौर से देखते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद कहते हैं, जिसे खुद मदद की जरूरत है वो हमारी क्या मदद करेगा? सनी एकदम आगे आकर कॉन्फिडेंटली कहता है, हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। सनी बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह मास्टर दारा से बात कर रहा है, जिसे देखकर माया फिर से बीच में बोलती है, सनी, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप रहो। नहीं नहीं माया, तुम रुको। लड़के की जुबान में तो दम है, देखने दो कि लड़के में भी दम है या नहीं। बोलो, तुम हमारी जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हो? अब बात लेन देन की हो रही है तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूँगा। सबके सब हैरान हो जाते हैं और तभी मास्टर दारा सनी को छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए कह देता है। सब और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। मास्टर दारा की बात मानते हुए सब रूम से बाहर चले जाते हैं और बाहर आते ही पोपटलाल माया से कहता है, ये तुम्हारा सनी कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? मास्टर दारा को गुस्सा आ गया तो सनी अपने पैरों पर बाहर नहीं आ पाएगा। जिसकी सिक्योरिटी के लिए आए थे उसे ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। कुछ कह नहीं सकते सनी का, वो भी आधा पागल है। भी मतलब? तुम्हारा मतलब है कि मास्टर दारा भी पागल है? मैंने ऐसा नहीं कहा पोपट जी, आप टेंशन और मत बढ़ाओ। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। रूम के अंदर सनी और मास्टर दारा आमने सामने बैठे हुए हैं। वहां पर एक चाय की केतली पड़ी है जिसमें से धुआं निकल रहा है। सनी उसकी तरफ देखते हुए दारा से पूछता है, मास्टर दारा, मैं आपके कप में चाय डाल कर दूं? दारा को सनी का ये जेस्चर पसंद आता है और वो सर हिलाकर हाँ कह देता है। सनी भी अपनी तरफ से जितना अच्छा बच्चा बन सकता है बन रहा है। दारा चाय की एक चुस्की लेने के बाद पूछता है, चलो अब मुद्दे की बात पर आओ। बताओ, तुम मेरे स्कूल को बचाने में कैसे मदद कर सकते हो? इस दुनिया में जो भी काम पैसों से हो सकते हैं वो सारे मैं कर सकता हूँ। ऊपर वाले की दया से और आपके जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में एक बात सीखी है, पैसा तभी काम आता है जब सही जगह पर लगाया जाए, नहीं तो उसे बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। सनी को देखकर दारा को लगा नहीं था कि वो इतनी अक्लमंदी की बात कर सकता है। वो चाय की चुस्कियां लेते हुए बड़े गौर से सनी की बात सुन रहा है। सनी आगे कहता है, मैं भी अपना पैसा सही जगह पर लगाना चाहता हूँ जिससे हम दोनों का फायदा हो। मेरे पास आपके स्कूल को रिवाइव करने का एक आइडिया है। आपको अपने स्कूल के एडवर्टीजमेंट के लिए वीडियोस बनानी चाहिए। दारा, जो कि ऑलमोस्ट डायनासोर के आसपास की सदी का आदमी है, सनी की बात सुनकर कहता है, वीडियोस? कैसे वीडियोस? आपके स्कूल की पब्लिसिटी के लिए वीडियोस। आजकल प्रमोशन और मार्केटिंग का ज़माना है। इसके बिना तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल फ़ोन पर वीडियोस बना रहे हैं और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। आपके स्कूल में कोई ख़राबी नहीं है, पर लोग भूल चुके हैं कि आपका वॉरियर मार्शल आर्ट स्कूल अभी भी चल रहा है। लोगों को याद दिलाना होगा और इसके लिए वीडियोस से अच्छी और कोई चीज़ ही नहीं है। पर हम वीडियोस में दिखाएंगे क्या? वही जो आप करते हैं। हम अपने वीडियोस में पोपट सर को लेंगे। ये सुनते ही चाय दारा के मुंह में अटक जाती है और उसका मुंह जलने वाला होता है। वो कहता है, पोपट को? पोपट क्या करेगा वीडियोस में? उसकी तो फोटो भी अच्छी नहीं आती। उन्हें आज तक किसी ने सही से इस्तेमाल नहीं किया है ना। हम उन्हें मार्शल आर्ट करते हुए दिखाएंगे। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तो मैंने भी सोचा था कि ये आदमी मार्शल आर्ट स्कूल का और वो भी वॉरियर स्कूल का हेडमास्टर कैसे बन सकता है। ये तो अपनी कुर्सी से भी नहीं उठ पाएगा। पर जब उन्होंने माया के साथ तलवारबाजी की तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या कमाल के फाइटर हैं वो, और देखने में भी कितने क्यूट हैं। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। हम उनकी मार्शल आर्ट को वीडियो में दिखाएंगे और फिर आप देखना कैसे अगले ही दिन से आपके स्कूल के सामने स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती है। सनी का प्लान सुनकर दारा थोड़ी देर तक सोचता रहता है और फिर कहता है,
नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तुम बात को समझे तो हो, पर पूरी तरह से नहीं समझे बच्चे। ये बात सही है कि स्कूल को चलाने के लिए हमें नए स्टूडेंट्स की जरूरत है, पर बात ये भी है कि हम पैसों के लिए किसी को भी अपने यहाँ एडमिशन नहीं दे सकते। तुम्हारे वीडियोस से स्कूल तो मशहूर हो जाएगा, पर वो हमारा मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए उनके अंदर मार्शल आर्ट के लिए इज्जत हो, इस कला के लिए प्यार हो, ना कि वो वीडियोस में दिखाई जा रही चमक दमक को देखकर आए। उन्हें लगेगा कि हम लोग यहाँ पर लड़ना सिखाते हैं, जबकि ये लड़ाई से बचने की कला है। ये एक तपस्या का काम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल से निकला हुआ मार्शल आर्टिस्ट अपने और अपने परिवार को अपनी कला के बलबूते पर सपोर्ट कर सके। तुम बिजनेसमैन हो, मैं नहीं, और ना ही बनना चाहता हूँ। मैं अपने स्कूल में वॉरियर तैयार करता हूँ, बिजनेसमैन नहीं। सनी को फाइनली मास्टर दारा का विजन समझ आता है, जो सुनकर उसके दिल में दारा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तभी दारा अपनी चाय की लास्ट चुस्की मारकर कप को टेबल पर रखता है और कहता है, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, पर मुझे तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करना। मैं अपने स्कूल के लिए कुछ और सोच लूंगा। तुम जा सकते हो। सनी ने जब से बिजनेस संभाला है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो डील करने के लिए गया हो और खाली हाथ वापस आया हो। वो कुछ ना कुछ करके डील तो कर ही लेता है। यहाँ पर भी वो हार नहीं मानता और आगे कहता है, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया मास्टर दारा, और आपकी रिक्वायरमेंट भी। आपको वीडियोस नहीं बनवाने, मत बनवाइए, पर आपको स्कूल तो चलाना है ना, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक और आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई योजना मेरे काम आएगी। आप बस मुझे 5 मिनट और दीजिए। अगर फिर भी आपको लगे कि हम साथ में काम नहीं कर सकते तो मैं खुद उठकर चला जाऊंगा। मास्टर दारा सनी की आंखों में जज्बा देखकर उसे एक चांस और देते हैं। सनी कहता है, आपको अपने स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो इस आर्ट को सीख कर इसका इस्तेमाल ठीक जगह पर करें और इससे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएं। यही तो चाहते हैं ना आप? ठीक है, मैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स ला कर दे सकता हूँ। मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं और उनमें बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनका काम ही लोगों की जान बचाना है। मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को अपने स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग बन सके, उनका स्किल सेट बेहतर हो सके और वो एक सिक्योरिटी गार्ड से एक वॉरियर बन सके। इससे न सिर्फ वो एक बेहतर फाइटर बन पाएंगे, बल्कि वो और भी ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में ऐसे बॉडीगार्ड्स की बहुत डिमांड होती है। बड़े बड़े क्लब्स में एक प्रोफेशनल बाउंसर बन सकते हैं, अपना मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का स्कूल खोल सकते हैं। ये लोग ही तो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं। दारा को सनी की बात में इंटरेस्ट आने लगता है। अब उन्हें लगता है कि सनी कुछ सलीके की बात कर रहा है, जो कि उसके स्कूल की फिलॉसफी के साथ जा रही है। वो कुछ सोचने के बाद सनी से कहते हैं, अब तुम कुछ पते की बात कर रहे हो। तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, पर हमारा स्कूल एक गुरुकुल की तरह है। छात्रों को यहीं पर रहना पड़ता है। उनकी पौष्टिक डाइट का इंतजाम भी हमें ही करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो काम पैसे से हो सकता है वो सब मैं कर सकता हूँ। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, उसका इंतजाम हो जाएगा। एक बार आपको स्टूडेंट्स की फीस मिल गई तो सब कुछ ऑटो पायलट पर चला जाएगा। फिर आपको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। दारा खुश हो जाता है, पर अब सनी के साथ बात करते करते वो भी थोड़ा बिजनेसमैन बन गया है, इसलिए अपनी खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने देता। उसके स्कूल की फीस 70,000 रुपए थी, पर जब सनी 1 लाख देने को तैयार है तो वो क्यों मना करे। और वैसे भी उसे अपने स्कूल को एडवांस बनाने के लिए पैसों की जरूरत है। दूसरी तरफ सनी जानता है कि जिस तरह की ट्रेनिंग वॉरियर स्कूल में स्टूडेंट्स को दी जाती है, उसके सामने तो 1 लाख रुपए भी बहुत कम है। वो ये डील बहुत सस्ते में कर रहा है। दोनों ही इस डील से खुश हैं। दारा आगे कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बदले में तो आप मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को वॉरियर बना ही रहे हैं, पर जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, मुझे आपके स्कूल के कुछ सबसे अच्छे फाइटर्स चाहिए होंगे जो इन्फिनिटी गैंग का मुकाबला कर सकें। ठीक है, मैं अपने स्कूल के 10 सबसे अच्छे फाइटर्स तुम्हें दूंगा। अभी मैं इतने ही लोगों को दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने उन फाइटर्स की जान दांव पर लगाऊं जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मास्टर दारा, और आपकी इस सोच की मैं इज्जत भी करता हूँ। मैं अपना वादा निभाऊंगा और कल से आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स यानी मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स आने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर दारा। ये कहकर सनी दारा के पैर छूता है और दारा उसके सर पर हाथ रख कर कहता है, असली वॉरियर वो होता है जो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की भी रक्षा करता है।
मैं अपने लोगों को तुम्हारी जिम्मेदारी पर दे रहा हूँ। वादा करो जिस हालत में तुम मेरे स्टूडेंट्स को ले जा रहे हो उसी हालत में वापस भी करोगे। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं भी थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट जानता हूँ और आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी जान से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स की जान का ख्याल रखूँगा। दारा को सनी की बातों और आंखों दोनों में सच्चाई नजर आती है। डील होते ही सनी रूम से बाहर आता है और सब उस पर अपने सवालों के साथ टूट पड़ते हैं। क्या बात की तुमने अंदर? शनाया भी अपना सवाल दाग देती है। मास्टर दारा अपने फाइटर्स को देने के लिए तैयार हो गए? कोई बदतमीजी तो नहीं की ना तुमने मास्टर के साथ? आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं किए मैंने, बस डील करके आया हूँ मास्टर दारा के साथ। माया चौंकते हुए पूछती है। डील? क्या डील की तुमने? वो दो पार्टीज के बीच की बात है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, ट्रेड सीक्रेट कहते हैं इसे। आप बस इतना जान लो कि वो अपने 10 सबसे अच्छे फाइटर्स हमें देने के लिए रेडी हो गए हैं। पोपटलाल जी, आप उन्हें हमारे साथ भेजने का इंतजाम करवा दो। सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सनी ने मास्टर दारा को मना कैसे लिया। पोपट पूछता है, तुमने मास्टर दारा को क्या पट्टी पढ़ाई है? ऐसे कैसे मान गए वो? ये तो आप उनसे ही पूछ लेना। अभी हमें यहाँ से जाना है, आप प्लीज अपने सबसे अच्छे 10 फाइटर्स को बुलाइए। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं पहले मास्टर से तो पूछ लूं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। पोपटलाल दारा से बात करने के लिए रूम के अंदर जाता है और थोड़ी देर में बाहर आकर सनी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, पक्का वश में कर लिया है तुमने मास्टर को। तुम्हारी तारीफ भी कर रहे हैं। क्या चीज हो यार तुम। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, आप बुलाओ ना अपने फाइटर्स को। पोपट तुरंत सबसे अच्छे फाइटर्स को लेने के लिए चला जाता है। क्या वॉरियर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के 10 फाइटर्स सनी को इन्फिनिटी गैंग और सोमाली से बचा पाएंगे? क्या सनी अपने साथ साथ उनकी भी? सनी ने मास्टर दारा के साथ डील क्रैक कर ली है और वो उनके 10 सबसे अच्छे फाइटर्स को एक बस में लेकर मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। सारे फाइटर्स की उम्र 30 साल से कम है। उन सब की बॉडी ऐसी लग रही है जैसे पत्थर को तराशा गया हो। जैसे जैसे वो सब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि वो लोग आज से पहले कभी भी शहर में नहीं आए हैं और शहर की चकाचौंध को देखकर हैरान हैं। मेहता ग्रुप के ऑफिस पहुंचते ही सबके मुंह खोले के खुले रह जाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग आज तक बस फिल्मों में ही देखी थी। सनी को उनकी खुशी देखकर अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। वो आने वाले खतरे को जानता है और ये भी समझता है कि इन्फिनिटी गैंग के लोगों से लड़ते हुए उन फाइटर्स की जान भी जा सकती है। पर वो अभी उन्हें इस सच्चाई के बारे में बताकर उनकी खुशी उनसे नहीं छीनना चाहता और शनाया से कहकर उनके वहां रहने का इंतजाम करवा देता है। सनी जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचकर बैठता है, वहां उससे मिलने के लिए दिशा, फैसल और युक्ति आते हैं। उसे टेंशन में देखकर युक्ति उससे पूछती है, क्या बात है सनी, टेंशन में दिख रहे हो? जब तलवार सर पर लटक रही हो तो टेंशन तो होगी। इन्फिनिटी गैंग मुझ पर हमले करने की तैयारी कर रहा है, पर वो कब और कैसे हमला करेगा कोई नहीं जानता। फैजल सनी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, वो लोग कैसे भी हमला करें बॉस, अगर इस बार वो आए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। आप जाकर आराम से सो जा, मैं हूं ना, सबको देख लूंगा। सनी को फैजल की लॉयल्टी देखकर अच्छा लगता है, पर उसकी मासूमियत पर हंसी भी आती है। वो कहता है, मुझे पता है फैजल, तुम सबको देख लोगे, पर टेंशन की बात यह है कि हमारा दुश्मन हवा की तरह है जिसे हम नहीं देख सकते। मुझे अपने से ज़्यादा मेरे अपनों की टेंशन है, मेरे चक्कर में उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। जब सनी ये कह रहा है, उसके ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक आदमी बड़े से तीर कमान के साथ आता है। कमान का साइज आदमी के साइज के बराबर ही है। उस आदमी ने अपने शरीर पर कपड़ों की जगह तेंदुए की खाल पहनी हुई है और चेहरे पर तेंदुए की शक्ल का मास्क। वो कमान पर तीर लगाता है और पूरी ताकत से सनी के ऑफिस की तरफ तीर छोड़ता है। शनाया ने सनी के पूरे ऑफिस की बिल्डिंग में बुलेट प्रूफ कांच लगवाए हुए हैं। उसके बावजूद वो तीर गोली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आता है और बुलेट प्रूफ कांच को भेद देता है। कांच के टूटने की आवाज से सब के सब कांप जाते हैं। आवाज इतनी तेज है जैसे कोई मिसाइल बिल्डिंग से टकराई हो। कुछ पलों के लिए तो सब सुन्न हो जाते हैं और फटी आंखों से तीर की तरफ देखते हैं। उस तीर के साथ एक नोट भी बंधा हुआ है। सनी उस तीर में बंधे हुए नोट को निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, फैजल उसे रोकते हुए कहता है, बॉस आप रुको, मैं देखता हूँ, और सब के सब नीचे झुक जाओ। सब नीचे झुक जाते हैं और फैजल उस तीर से नोट निकालकर सनी के पास लेकर आता है। सनी उसे पढ़ता है, तैयार हो जा, हम आ रहे हैं। सनी उस नोट को अपनी जेब में रख लेता है और सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखता है। वहां अभी कोई भी नहीं है।
सब लोग सनी से पूछते हैं कि उस नोट में क्या लिखा है। कुछ नहीं, ये सब करके वो हमें डराना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं। खैर, तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, रात बहुत हो गई है, अपने अपने रूम्स में जाकर सो जाओ। अभी सनी इस पूरी चीज को बहुत कैजुअली लेता है और सबको उनके कमरे में भेज देता है, खासकर दिशा, नेहा, आरोही और श्रुति को। उसके बाद सनी युक्ति, फैजल, शनाया और माया के साथ मिलकर पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी को एक बार चेक करता है। वहां का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर सिक्योरिटी ना हो। मेहता ग्रुप का ऑफिस इस वक्त मानो मिलिट्री का बंकर बन चुका है। सबको चेक करने के बाद सनी बाकी सब लोगों को भी उनके रूम में भेज देता है और सोने के लिए चला जाता है। फैजल पूरी रात सनी के रूम के बाहर पहरा देता रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात आसमान में चमगादड़ घूम रहे हों जिनकी नजर सनी पर हो। सुबह उठते ही सब एक दूसरे को देखते हैं। सबकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं क्योंकि कोई ठीक से सो नहीं पाया। थोड़ी बहुत नींद जो आई है बस सनी को ही आई है। वो ऐसी सिचुएशंस में बहुत बार पड़ चुका है। वो जानता है कि जब पता ही नहीं है कि तूफान कब आएगा तो जागे रहने का क्या फायदा। जैसे ही सनी अपने ऑफिस में पहुंचता है, माया अंदर आती है और वहां पड़े हुए तीर को देखकर कहती है, वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही परेशान रहें, उनका इंतजार करते रहें, क्योंकि जो तीर यहाँ तक आ सकता है वो तुम्हारे सीने में भी लग सकता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वो चाहते हैं कि हम उनका इंतजार करते करते थक जाएं। जब हम पूरी तरह से थक चुके हों तब वो लोग हम पर हमला करें। यहाँ पर रहकर तुम उनका काम और आसान नहीं कर रहे हो सनी? माया का ये सवाल सनी के दिमाग में भी चल रहा था। वो बहुत वक्त से सोच रहा था कि उसे ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर बाकी सारे लोग भी हैं जो सनी की वजह से खतरे में पड़ सकते हैं। वो उसी वक्त युक्ति और शनाया को बुलाकर कहता है, मैंने फैसला किया है कि मैं मेहता हाउस जाकर रहूंगा। शनाया हैरान होकर कहती है, ये क्या बोल रहे हो सनी? वहाँ पर तो हमने सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया। तुम्हारा यहीं रहना ही ठीक होगा। इससे सेफ जगह तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। ये जगह सेफ है, इसलिए बाकी लोगों को यहाँ रहना चाहिए। मैं अपने चक्कर में बाकी लोगों की जान को और खतरे में नहीं डाल सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो तुम मास्टर दारा के फाइटर्स को मेरे साथ वहाँ भेज दो। उतना काफ़ी है, बात खत्म। जो बोला है करो। सनी की टोन से सब समझ जाते हैं कि वो बहस करने के मूड में नहीं है। तभी युक्ति बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब शनाया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी और कहती है, मैं भी चलती हूँ। तो माया कौन सी कम खतरों की खिलाड़ी है? वो कहती है, मैं भी। उन सब की सुनने के बाद सनी फैजल की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो चलोगे ही, है ना? सही कहा बॉस। मुझे पता है, मैं हमेशा सही कहता हूँ। चलो, तुम सब लोग साथ चलो, मरो मेरे साथ। वैसे भी तुम में से कोई भी मेरी बात मानने वाला तो है ही नहीं। ना चाहते हुए भी सनी को सबको अपने साथ मेहता हाउस ले जाना पड़ता है। वहां पहुंचते ही शनाया सिक्योरिटी का इंतजाम करवा देती है। सनी बहुत दिनों के बाद मेहता हाउस वापस आया है। वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। कुछ जगह बिल्कुल पहले जैसी बनकर तैयार हो गई हैं और कुछ बाकी हैं। सनी जल्द से जल्द मेहता हाउस को पहले जैसा बनवाकर अपने दादा अशोक को वहां लाना चाहता है। जब से उसे पता चला है कि उसके पेरेंट्स जिंदा हो सकते हैं, वो चाहता है कि जब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ कर वापस लाए तो वो उन्हें सीधा मेहता हाउस में ही लेकर आए। घर का जो हिस्सा तैयार हो चुका है, सनी वहां पर अपने ऑफिस का सेटअप कर लेता है। वो जानता है कि इस वक्त इन्फिनिटी गैंग उन मधुमक्खियों की तरह है जिन्हें किसी भी हाल में सनी नाम के फूल की तलाश है। सनी ने यहाँ आकर अपने बाकी के स्टाफ और दोस्तों की जान पर से खतरे को कम कर दिया है। अब ये लड़ाई उसके और इन्फिनिटी गैंग के बीच में है। शनाया, माया और फैजल हर वक्त मेहता हाउस के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पहरा देते रहते हैं। इन्फिनिटी गैंग की वार्निंग को आए हुए अब लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ है। धीरे धीरे सब लोग थोड़े रिलैक्स होने लगते हैं और यही तो इन्फिनिटी गैंग चाहती है। सनी युक्ति के साथ गार्डन में वॉक करते हुए पूछता है, मान लो अगर इन्फिनिटी गैंग मुझे मारने में कामयाब हो गई तो? इससे पहले कि सनी अपनी बात पूरी करे, युक्ति बीच में बोलती है, बकवास मत करो सनी, ऐसी बात कभी मत बोलना। अरे तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो। ऐसा हो थोड़ी रहा है। नहीं मानना मुझे, बोला ना, ऐसा कुछ मत कहना। मैं मौत से डरकर मरने वालों में से नहीं हूँ, तो तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक बात कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। युक्ति समझ जाती है कि सनी मानने वाला नहीं है और जो उसे कहना है कहकर ही रहेगा, इसलिए वो कहती है, ठीक है, जो बोलना है बोलो। मान लो कि अगर मुझे इन्फिनिटी गैंग ने मार दिया तो तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा, मेरे पेरेंट्स को ढूंढने का काम। क्या तुम करोगी ये मेरे लिए? युक्ति ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो ये देखकर हैरान है कि सनी के लिए अपनी जान से ज्यादा कीमती
अपने पेरेंट्स के बारे में पता करना है और उसने उसके लिए और किसी को नहीं बल्कि युक्ति को चुना है। सनी आगे कहता है, वैसे तो मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा, पर किस्मत का क्या भरोसा, आज मेरे साथ है कल को शायद ना हो। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जब तक ये पता चल जाएगा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इन केस मुझे कुछ हो गया तो तुम उनकी तलाश जारी रखना, और जब वो मिल जाए तो उन्हें बताना कि उनके बेटे ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम ही उन्हें बता देना, समझे? और मुझे नहीं खेलना ये मान लो वाला गेम। दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना। जैसे ही युक्ति ये कहती है तभी मेहता हाउस के मेन गेट से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सनी उस तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वहां पर कोई आदमी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहा है। सनी गेट की तरफ जाने लगता है। युक्ति उसे रोकते हुए कहती है, तुम यहीं रुको सनी, सिक्योरिटी गार्ड्स देख लेंगे। अरे यार युक्ति, अब मैं अपने ही घर में कैद होकर थोड़ी रह सकता हूँ, दूर से तो देखने दो कि बात क्या है। सनी गेट के पास जाता है और नोटिस करता है कि वो आदमी सिक्योरिटी से कह रहा है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मेहता फैमिली का ही मेंबर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जाओ सनी मेहता से बोलो कि अंशुल मेहता आया है। सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को समझाते हुए कहता है, देखिए आप जो भी हैं हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं है और ऐसे हम किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। आप जाइए यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं, सनी से मिलने के लिए आया हूँ। समझो मेरी बात, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। उससे कहो कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। सनी जो दूर खड़ा होकर ये पूरा तमाशा देख रहा है, युक्ति से पूछता है, मेरे खानदान में कोई अंशुल मेहता भी है क्या? युक्ति उसी वक्त अपने फोन पर मेहता खानदान के सभी लोगों की एक लिस्ट निकालती है जहां पर उसे अंशुल मेहता का नाम दिखाई देता है। युक्ति उससे कहती है, हाँ सनी, ये तुम्हारा दूर का कजन है। याद है जब रतन और सम्राट ने सब लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा तमाशा किया था? उस वक्त ये भी मौजूद था। इसका मतलब ये सच बोल रहा है। चलो देखते हैं आज से मेरी याद क्यों आ गई है। युक्ति जब श्योर हो जाती है कि वो आदमी सनी का कजन है तो वो सनी को आगे जाने से नहीं रोकती। सनी सिक्योरिटी से कहता है कि वो अंशुल को अंदर आने दे। अंदर आते ही अंशुल सनी के सामने भिखारियों की तरह खड़ा हो जाता है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो मेहता खानदान से बिलोंग करता है। वो सनी से कहता है, सनी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रतन और सम्राट का साथ नहीं देना चाहिए था। उन लोगों ने सबकी तरह मुझे भी अपनी बातों में बहका दिया था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेहता एम्पायर के असली वारिस हो। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ रख लो। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद तो तुम उसी दिन हो गए थे जब तुमने रतन और सम्राट को चुना था। मुझे तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो बस अपना ही सोचते हैं। आज भी तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, पर तुम ये भूल गए कि मैंने लालची कुत्तों को बोटियाँ डालना बंद कर दिया है। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही अंशुल ये सुनता है अचानक से उसके हाव भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी उभर आती है और आंखों में पागलपन लिए वो कहता है, अकेले जाने के लिए थोड़ी आया हूं मैं यहाँ, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अंशुल के चेहरे की तरह उसकी आवाज भी एकदम बदल गई है। वो अपनी शर्ट फाड़ देता है और अंदर जो है उसे देखकर सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या है अंशुल की शर्ट के अंदर? क्या वो सही में अंशुल है? ये अंशुल मेहता जो कि सनी का दूर का कजन है उसके सामने अपनी शर्ट फाड़ देता है और उसने शर्ट के अंदर जो पहना हुआ है उसे देखकर सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। युक्ति की सांसें रुक जाती हैं और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी मौत सामने नजर आने लगती है। अंशुल ने अपनी बॉडी पर एक बेल्ट पहनी हुई है जिस पर बॉम्ब्स लगे हुए हैं। अंशुल का चेहरा धीरे से बदलने लगता है और तभी सनी समझ जाता है कि वो इन्फिनिटी गैंग का सुसाइड बॉम्बर है जिसे अंशुल का मास्क पहनाकर उन्होंने सनी को मारने के लिए भेजा है। ये ठीक वैसा ही मास्क है जैसा माया ने सनी को दिया था। इससे पहले कि कोई और हरकत में आए, अंशुल के चेहरे के पीछे छुपा हुआ बहरूपिया सनी को कस के पकड़ के कहता है, गेम ओवर, अगले 10 सेकंड में तेरा खेल खत्म सनी मेहता। सनी अंशुल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर उसकी ग्रिप मजबूत है। कोई और होता तो अपनी जान बचाकर भाग जाता, पर युक्ति अपनी जान की फिक्र ना करते हुए सनी को अंशुल की गिरफ्त से छुड़ाने लगती है। उसी वक्त पीछे से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और अंशुल के सिर पर गन से वार करते हैं। अब अंशुल की ग्रिप थोड़ी ढीली पड़ती है और सनी उसे जोर से धक्का देकर उससे दूर भागने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी जितना हो सकता है उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। अंशुल जमीन से उठने की कोशिश कर ही रहा होता है
तभी बॉम्ब्स फट जाते हैं। सनी उसी वक्त युक्ति को अपने हाथों से ढक लेता है। बॉम्ब्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो दोनों हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सनी की पीठ में बॉम्ब्स के टुकड़े घुस जाते हैं। इतना बड़ा धमाका सुनकर फैजल, माया और शनाया, जो मेहता हाउस के दूसरे कोनों पर नजर रख रहे थे, मेन गेट की तरफ आते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो तीनों जल्दी से सनी और युक्ति को उठाकर वहां से दूर ले जाते हैं। फैजल हड़बड़ाकर सनी से पूछता है, आप ठीक हो बॉस? सनी सिर हिलाकर और हाथ ऊपर करके कहता है कि वो ठीक है। उसे होश में देखकर सबकी जान में जान आती है। वो उसे उसी वक्त इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, जो कि शनाया ने ऐसी ही किसी सिचुएशन से निपटने के लिए स्पेशली बनवाया था, जहां पर हॉस्पिटल के आईसीयू जैसी सारी सुविधाएं हैं। अंदर मौजूद डॉक्टर्स जल्दी से सनी के इलाज में जुट जाते हैं और युक्ति सीधा मेन गेट पर जाती है और बाकी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ट्रीटमेंट के लिए अंदर भिजवाती है। सुसाइड बॉम्बर के मांस के चिथड़े हर जगह फैले हुए हैं। पूरा एरिया खून से लाल हो गया है। ये सब देखकर वहां आया एक सिक्योरिटी गार्ड तो उल्टियां करने लगता है। युक्ति जल्दी से सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज निकालती है और दूसरी तरफ इमरजेंसी रूम में डॉक्टर सनी की पीठ में से बॉम्ब के टुकड़े निकाल रहे हैं। घाव थोड़े गहरे हैं, इसलिए डॉक्टर्स को बहुत सावधानी से सर्जरी करनी पड़ रही है। सनी को दर्द हो रहा है और वो चिल्लाते हुए कहता है, आप लोग मुझे एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे रहे हो? बेहोश कर दो मुझे, फिर जो करना है करो, बहुत दर्द हो रहा है। एक डॉक्टर सनी को समझाते हुए कहता है, हम वो नहीं दे सकते सनी, अभी तुम्हारे ऊपर एक अटैक हुआ है, क्या पता और भी होने वाले हो। उस केस में तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कम से कम होश में तो रहना पड़ेगा। डॉक्टर की बात में सनी को लॉजिक भी लगता है और दूसरे अटैक की बात सुनकर डर भी। वो कहता है, ठीक है डॉक्टर, आपको जो करना है करिए, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। जब तक मैं स्टिचेस लगा रहा हूं तुम किसी और बात के बारे में सोचो तो दर्द कम होगा। ये सुनते ही सनी ये सोचने लगता है कि अच्छा हुआ कि वो ऑफिस छोड़कर यहाँ आ गया। अगर ये धमाका ऑफिस में होता तो उसके साथ साथ और भी बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते और क्या पता किसी की जान भी जा सकती थी। सनी इस बात से हैरान है कि इन्फिनिटी गैंग ने उसे मारने के लिए इस बार सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इससे एक बात तो साफ है कि उनके पास ऐसे लोग हैं जो सनी की जान लेने के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं। पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आज फिर एक बार ऊपर वाले ने नीचे वालों से सनी की जान बचा ली। डॉक्टर्स जितनी जल्दी और सावधानी से स्टिचेस लगा सकते हैं लगा रहे हैं और सनी जितना हो सकता है दर्द बर्दाश्त कर रहा है। इतने बड़े धमाके की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और थोड़ी ही देर में वहां इंस्पेक्टर हिरम अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वहां का हाल देखकर उसकी टीम के लोगों को ही उल्टी आने लगती है। उन्होंने भी ऐसा मंजर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। हिरम रुमाल से अपना मुंह ढककर आगे बढ़ता है और इस बात का ख्याल रखता है कि कहीं उसका पैर किसी मांस के टुकड़े पर ना पड़ जाए। उसे देखकर युक्ति सीधा उसके पास आती है और हिरम उससे पूछता है, हुआ क्या है यहाँ पर? टेररिस्ट अटैक हुआ है क्या? कुछ वैसा ही समझ लीजिए इंस्पेक्टर। एक आदमी ने अपने आप को यहाँ बॉम्ब से उड़ा दिया। सुसाइड अटैक? यहाँ? और क्यों? ये पता करना तो आपका काम है ना इंस्पेक्टर। ये लीजिए, ये सुसाइड बॉम्बर की सीसीटीवी फुटेज है। आइडेंटिफाई करने में आपके काम आएगी। युक्ति की मुस्तैदी देखकर हिरम हैरान रह जाता है। उसके मांगने से पहले ही युक्ति ने सबूत निकाल कर उसे दे दिया है। वो कहता है, आप तो हमसे भी फास्ट हो, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। आप भी थोड़ा फास्ट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक आदमी शहर में इतना सारा एक्सप्लोजिव लेकर घूम रहा था और पुलिस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। माफ करना इंस्पेक्टर, ऐसे तो लोगों को अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ही लेनी पड़ेगी। आप लोगों की क्या जरूरत है? सिस्टम होता है सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए, पर आपका तो कोई सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। युक्ति अपनी सारी भड़ास इंस्पेक्टर हिरम पर निकालती है। हिरम के जूनियर दूर से खड़े होकर उसे डांट खाता हुआ देख रहे हैं और आपस में कह रहे हैं कि इतना तो आज तक कमिश्नर ने हिरम को नहीं डांटा जितना युक्ति डांट रही है। जब युक्ति का गुस्सा शांत होता है तो हिरम कहता है, मैडम, मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए आप इतने गुस्से में हैं, पर यह वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। आप मुझे क्राइम सीन का मुआयना करने दीजिए। ये कहकर हिरम युक्ति से अपनी जान छुड़ाता है, जो कि किसी सुसाइड बॉम्बर से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर अगर और हिरम उसके सामने खड़ा रहता तो वो फट जाती और हिरम को उड़ा देती। पूरी जगह को अच्छे से देखने के बाद हिरम अपने कांस्टेबल से कहता है, काले, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काले कंफ्यूज होकर कहता है, पर लाश है कहाँ सर? जो कुछ बचा कुचा है उसे बटोर कर भिजवा देता हूँ। ठीक है,
और इससे पहले कि मीडिया यहाँ पर आकर तमाशा शुरू कर दे, पूरी जगह को सील कर दो। कांस्टेबल काले पूरी टीम के साथ काम पर लग जाता है और हेरम्ब नोटिस करता है कि मेहता हाउस में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे हैं जो किसी मिलिट्री पर्सन से कम नहीं लग रहे हैं। सब ने एक जैसे प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए हैं और सबके हाथों में हथियार हैं। युक्ति हेरम्ब को देखकर समझ जाती है कि वो क्या सोच रहा है और कहती है, इंस्पेक्टर, आप अभी अपने कमिश्नर से बात करके सनी मेहता की सिक्योरिटी का इंतजाम करवाइए। आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आपने तो अपनी ही आर्मी खड़ी की हुई है। वैसे ये लोग जो गन्स लेकर घूम रहे हैं, उनका लाइसेंस है ना आपके पास? आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये सब गन्स लाइसेंस्ड हैं। आप अपने सीनियर्स से बात करके सनी मेहता और मेहता ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज की सिक्योरिटी का इंतजाम करवाइए। सारी प्रॉपर्टीज की? ये तो कुछ ज्यादा हो गया मैडम। ये जो आपके सामने है, ये ज्यादा नहीं है क्या? और भी खून खराबा देखना है आपको, उसके बाद देंगे हमें सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है मैडम, पर ऐसा भी नहीं है कि आपके मुंह से बात निकली और पूरी हो गई। सरकारी काम है, मैं ऊपर बात करूंगा, पर पहले सनी मेहता से बात करूंगा। अभी वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे, उनकी अभी अभी सर्जरी हुई है, वो आराम कर रहे हैं। आप प्लीज कुछ वक्त बाद उनसे मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरी टीम यहाँ पर ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही हेरम वहां से चला जाता है। पुलिस को चारों तरफ देखकर युक्ति को थोड़ी तसल्ली तो होती है और वो गार्डन में एक बेंच पर बैठ जाती है। जब से अटैक हुआ है उसने ढंग से सांस भी नहीं ली है। जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने उस सुसाइड बॉम्बर के हवा में उड़ते हुए टुकड़े आने लगते हैं और वो डर के मारे आंखें खोल लेती है और सीधा सनी के पास जाती है। सनी को स्टिचेस लग चुके हैं। वो नोटिस करता है कि सब लोगों के चेहरे पर उदासी है, जिसे दूर करने के लिए वो एकदम ठीक होने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे यार, तुम सबके चेहरों पर तो ऐसा मातम छाया हुआ है जैसे मैं स्वर्गवासी हो चुका हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। शनाया, जो कभी भी अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाती, रोते हुए कहती है, नहीं, नहीं हो तुम ठीक। कितना खून बह गया तुम्हारा, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम सब यहीं पर थे, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। कोई फायदा नहीं है हमारा, यूजलेस है हम सब, और खासकर मैं। ऐसा मत कहो शनाया, तुमने इतना अच्छा सिक्योरिटी का इंतजाम किया, तभी तो हमारे दुश्मनों ने हम पर सीधा अटैक नहीं किया। वो जानते थे कि अगर वो सामने से आएंगे तो हम उन्हें हरा देंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी बुज़दिलों वाली हरकत की। तुमने जो सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए थे, उनकी वजह से ही तो मेरी जान बची है ना युक्ति? बताओ ना शनाया को। हाँ शनाया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सनी एकदम ठीक कह रहा है। तुम प्लीज अपने आप को डिमोरलाइज मत करो। ये वक्त स्ट्रांग रहने का है। अभी तो एक अटैक हुआ है, दूसरा भी हो सकता है। अभी हमें कमजोर नहीं पड़ना। युक्ति की बात सुनकर शनाया अलर्ट हो जाती है और सब के सब सनी के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने में जुट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हेरम पुलिस कमिश्नर के साथ वापस वहां आता है। कमिश्नर सनी से मिलकर पूछता है, सनी, मुझे पता चला है कि तुमने स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की है। सनी, जो कि इस बात से पूरी तरह अनजान है, युक्ति की तरफ देखता है और वो उसे इशारे से समझा देती है कि उसने ये रिक्वेस्ट की थी। और फिर सनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जी सर, मुझे लगता है कि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता, तो अगर आप ये रिक्वेस्ट मान लोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और फॉर द टाइम बीइंग मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे भी सकता हूँ, पर तुम्हारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, हर जगह तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स तो हैं ही। वो तो है सर, पर आपको भी पता है कि पुलिस की बात कुछ और ही होती है। लोग पुलिस यूनिफॉर्म देखकर ही घबरा जाते हैं। आई अंडरस्टैंड, पर अगर हमने तुम्हारे लिए ये किया तो सब एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उन्हें भी ऐसी सिक्योरिटी दें। ये तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही युक्ति उनकी बात के बीच में बोलती है, सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ कहूँ? मेरे पास इस बात का सलूशन है। सनी युक्ति को कमिश्नर से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर युक्ति कहती है, सर, आप मेहता इंडस्ट्रीज को स्पेशल कैटेगरी में डाल दीजिए। ऐसा करने से आप ऑफिशियली हमें स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। हम ऐसे किसी को भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उसके लिए रीजन होना चाहिए। आप अगर 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलेंगे तो मैं आपको रीजन समझा दूंगी। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। कमिश्नर युक्ति की तरफ देखता है और कहता है, आप करना क्या चाहती हैं युक्ति?
अगर आप मुझे रिश्वत देने के बारे में सोच रही हैं तो इस बात को अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैं बस अकेले में आपके 2 मिनट चाहती हूँ। और फिर भी आपको लगे कि हमें स्पेशल कैटेगरी में नहीं डाला जाना चाहिए तो आप मत डालना। युक्ति का कॉन्फिडेंस देखकर कमिश्नर उसके साथ बाहर जाता है। सब लोग खिड़की के पास आकर देखते हैं कि युक्ति कमिश्नर को कुछ समझा रही है और 2 मिनट बात करने के बाद कमिश्नर युक्ति से हाथ मिलाता है और अंदर आकर सनी से कहता है, आपकी रिक्वेस्ट को मैं अप्रूव करवाने के लिए आगे भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए मिस्टर सनी मेहता, आप अपना ख्याल रखिए। मेरी फोर्स यहीं पर रहेगी। अगर और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे सीधा फोन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर युक्ति को दिया है। ये कहकर कमिश्नर वहां से चला जाता है और सब लोग युक्ति की तरफ देखने लगते हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर 2 मिनट में युक्ति ने कमिश्नर को क्या घुट्टी पिलाई कि वो मेहता इंडस्ट्रीज को स्पेशल कैटेगरी में डालने के लिए तैयार हो गया। कमिश्नर युक्ति की कमिश्नर सनी से मिलकर बाहर निकलता है। सनी युक्ति की तरफ मुड़कर पूछता है, ऐसा क्या बोल दिया तुमने कमिश्नर को जो वो मेहता ग्रुप को स्पेशल कैटेगरी में डालने के लिए तैयार हो गया? जैसे तुम्हारे ट्रेड सीक्रेट होते हैं सनी, वैसे ही मेरे भी होते हैं कंट्रीवील। जैसा तुम कहते हो। तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिन रहे हो? ओके, मुझे तो काम होने से मतलब है। स्पेशल स्टेटस का मतलब है कि अब गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देगी, राइट? बिल्कुल। और एक बात तो पक्की है, पर्सनल सिक्योरिटी और पुलिस में बहुत फर्क होता है। पुलिस का खौफ सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही हमें उनकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, इन्फिनिटी गैंग भी तुम पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो शांत बैठ जाएंगे, पर फर्क जरूर पड़ेगा। सब जानते हैं कि अगर किसी ने पुलिस वाले को नुकसान पहुंचाया तो पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ जाती है। और मुंबई पुलिस तो इस मामले में बहुत प्रोफेशनल है। इन्फिनिटी गैंग इस बात से पक्का हिल जाएगी। हालांकि जब तक तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती तब तक हम सब लोग तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। चलो सब अपने काम में लग जाते हैं। ये सुनते ही शनाया, माया और फैजल फिर से अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और जैसे ही युक्ति रूम से बाहर जाने लगती है, सनी उसे रोककर पूछता है, मुझे भी नहीं बताओगी कि तुमने कमिश्नर से क्या कहा? तुम जाने बिना मानोगे नहीं तो सुनो। मैंने उन्हें बताया कि हम लोग सरकार के साथ मिलकर उनके लिए ड्रोन्स बनाने वाले हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट खुद गवर्नमेंट ने हमें दिया है। हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर ये अटैक इसलिए हुआ हो। आगे मैंने कहा कि अब तुम बाकी बिजनेसमैन की तरह नहीं हो, तुम भी सरकार के आदमी हो और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। तो तुम्हें स्पेशल सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए? ये हम दोनों का सीक्रेट था। ड्रोन्स के कॉन्ट्रैक्ट का मैटर अभी तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं बताया है और तुमने कमिश्नर को बता दिया। क्यों? क्योंकि जरूरत थी सनी। मैंने कहा ना, हमें पुलिस के प्रोटेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट है और मैंने कौन सा झूठ बोला है। डोंट वरी। साथ में ये भी कहा है मैंने कि वो ये बात अपने तक ही रखें क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। कमिश्नर इस बात को समझ गया और वो डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करके कल तक हमें सिक्योरिटी दे देगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे कुछ गलत करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगी। देखा नहीं तुमने आज क्या हुआ? सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है तुम पर। जान जा सकती थी तुम्हारी। जिस तरह से युक्ति ये कहती है, सनी समझ जाता है कि वो आज भी सनी से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। सनी को याद है कि कैसे सुसाइड बॉम्बर को देखकर युक्ति सनी को छोड़कर भागी नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उसे बॉम्बर से छुड़वाने लगी। सनी युक्ति को शांत करने के लिए कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर होना होता तो आज ही हो जाता, पर तुमने यमराज के यमदूतों को वापस भेज दिया। थैंक यू युक्ति। इट्स ओके। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरी जगह और कोई होता तो वो भी यही करता। नहीं, तुम्हारी जगह कोई और हो ही नहीं सकता और ना कभी होगा। सनी और युक्ति एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और वो दोनों जानते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ तो स्पेशल है, पर दोनों उस स्पेशल फीलिंग से दूर भाग रहे हैं। युक्ति के पास तो भागने की वजह है, पर सनी ऐसा क्यों कर रहा है वो खुद भी नहीं जानता। उसे इस बात का एहसास तो पहले भी हुआ है कि युक्ति के लिए उसके दिल में एक खास जगह है, पर आज जो युक्ति ने सनी के लिए किया है, उसके बाद सनी ये तो समझ गया है कि युक्ति सिर्फ उसका बिजनेस में ही साथ नहीं दे सकती, वो लाइफ में भी उसका साथ दे सकती है। दूसरी तरफ युक्ति की आंखों में बहुत से सवाल हैं। उसे सनी के दादा ने एक बार धोखा दिया है। वो फिर से ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती जहां फिर से उसका दिल टूटे, इसलिए वो सनी से अपने दिल की बात कहने से डरती है। दोनों की कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी है, पर दोनों की अपनी मजबूरी है।
एक दिल टूटने से डरती है और एक दिल लगाने से डरता है। थोड़ी देर तक उस लम्हे में गुम रहने के बाद युक्ति बाहर आती है और कहती है, चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं बाहर का तमाशा संभालती हूँ। युक्ति वहां से चली जाती है, पर सनी बहुत देर तक उसके बारे में ही सोचता रहता है। जल्द ही सबको सनी पर हुए अटैक की खबर मिलती है और सब फोन पर उसका हाल पूछने लगते हैं। सब उससे मिलने आना चाहते हैं, पर सिक्योरिटी की वजह से किसी को मिलने नहीं दिया जाता। अगले ही दिन सनी को पुलिस से सिक्योरिटी मिल जाती है और वो फिर से अपने ऑफिस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाता है और इन्फिनिटी गैंग को भी अपना पूरा प्लान शिफ्ट करना पड़ता है। जैसा युक्ति ने कहा था वैसा ही होता है। कादम्बी अपनी गैंग से कहती है, थोड़े दिनों तक हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। इस वक्त हमने सनी पर अटैक किया तो बात पुलिस की ईगो पर आ जाएगी। हम उन्हें नहीं उकसाएंगे। थोड़े टाइम बाद जैसे ही ये मामला ठंडा हो जाएगा, पुलिस भी ढीली पड़ जाएगी। तब हम फिर से सनी पर अटैक करेंगे। सनी को तो मरना ही है, आज नहीं तो कल। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, वहां से एक बहुत तेज हवा का झोंका गुजरता है, जो इस बात का सबूत है कि सोमाली भी कुछ दिनों के लिए वापस चला गया है। सनी के अगले कुछ दिन आराम से बीतते हैं, पर जैसा कि सब जानते हैं, ऊपर वाले ने सनी के नसीब में आराम लिखा ही नहीं है। थोड़े दिनों के बाद जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाता है, कार्तिक उससे मिलने आता है। कार्तिक एक्ट्रेस वामिका का मैनेजर था, जिसे सनी ने अपनी कंपनी दी एंटरटेनर्स में जनरल मैनेजर बनाया था, जिसकी सीईओ श्रुति है। कार्तिक को वहां देखकर सनी हैरान हो जाता है और उसके चेहरे पर परेशानी देखकर परेशान भी। पर वो बात तो नॉर्मल तरीके से शुरू करते हुए कहता है, लगता है काम काफी अच्छा चल रहा है। सूट बूट पहनने लगे हो कार्तिक, अच्छे लग रहे हो। कार्तिक एक फेक हंसी के साथ कहता है, थैंक यू सनी, ये तो बस क्लाइंट से मिलने के लिए अच्छा लगना पड़ता है, अंदर से अच्छा नहीं हूँ मैं। कुछ भी अच्छा नहीं है सनी। क्या हुआ, घर पर सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत सही है? वामिका कैसी है? हाँ वो सब तो ठीक है, पर काम ठीक नहीं चल रहा है। अरे काम तो ऊपर नीचे चलता रहता है कार्तिक, सेहत और घर वाले ठीक रहने चाहिए। बताओ कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर? काम ऊपर नीचे चले तो ठीक है, पर नीचे ही नहीं चलना चाहिए। पिछले 6 महीने में कंपनी ने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स लूज किए हैं। जिन लोगों के साथ हम पहले काम करते थे, वो लोग हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। पर इसके बारे में मुझे श्रुति ने तो कुछ भी नहीं बताया। स्ट्रेंज। वॉट? मुझे लगा कि बता दिया होगा। बात तो अजीब है, हो सकता है उनके दिमाग से निकल गई हो। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है और हम धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे, पर रिकवरी तो छोड़ो, जहाँ थे वहाँ से भी नीचे जाते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग बिल्कुल ही ज़मीन पर आ जाएं, मुझे लगा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। सनी के लिए एंटरटेनमेंट कंपनी बहुत बड़ा वेंचर नहीं है, इसलिए उसे इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है। हालांकि जिस तरह से कार्तिक ने बात की है, सनी इसकी सीरियसनेस को समझ जाता है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में लग जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, पानी पियो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। श्रुति भी यहीं पर है, उसे भी बुला लेते हैं। आप दोनों लोग आपस में बात कर लो, मैं तो बस तुम्हारे कानों तक ये खबर पहुंचाना चाहता था। मेरी एक मीटिंग भी है, उसके लिए लेट हो रहा हूँ मैं। मीटिंग पोस्टपोन कर दो, श्रुति के सामने बात हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। रुक जाता सनी, पर अभी वैसे ही बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से मीटिंग के लिए भी लेट पहुंचूंगा तो लोगों पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तुम दोनों बात कर लो, मैं श्रुति से लो डाउन ले लूंगा। ठीक है, पर मेरी बात याद रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में लग रहे हो। चल। कार्तिक सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है और सनी उसी वक्त श्रुति को फोन लगाकर पूछता है कि क्या वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ सकती है। श्रुति, जो कि सनी से नाराज चल रही है, तंज कसते हुए कहती है, क्यों नहीं सनी, इतना बड़ा आदमी अगर मुझे मिलने के लिए बुलाएगा तो मेरी इतनी मजाल कि मैं ना आऊं। ये कहकर श्रुति फोन रख देती है। सनी अभी भी श्रुति की आवाज में टॉन्ट की खनक सुन सकता है। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द श्रुति की नाराजगी दूर कर दे। श्रुति के आने से पहले युक्ति सनी के कैबिन में आती है और उसे याद दिलाती है कि उसका मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। सनी उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, इतना ख्याल मत रखो मेरा, नहीं तो मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी और मैं बुरी आदतें पालना नहीं चाहता। आई कैन अंडरस्टैंड सनी, मैंने भी एक बुरी आदत पाल ली है। सनी नाम के एक लड़के की सेक्रेटरी जो बन गई हूँ, ऊपर से ये आदत पुरानी भी हो गई है, इसलिए अब ज्यादा तकलीफ दे रही है। सोच रही हूँ कि जॉब चेंज कर लूँ। ये कहते ही जैसे ही युक्ति सनी को मेडिसिन और पानी का ग्लास पकड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा सनी की बाहों में आ जाती है। कुछ पल के लिए तो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं।
उसी वक्त श्रुति कैबिन में एंटर करती है। सनी और युक्ति को ऐसे देखकर उसका पारा और हाई हो जाता है और वो अपने शाराना अंदाज में उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है, कमबख्त इश्क चीज ही ऐसी है, छुपाए नहीं छुपती। अगर तुम लोगों को टाइम लगेगा तो मैं बाद में आ जाऊंगी। श्रुति को देखते ही युक्ति और सनी एम्बैरेस हो जाते हैं और युक्ति सनी से अलग होकर अपने ऊपर से पानी झाड़ने लगती है और सनी उसी वक्त सफाई देते हुए कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो, वो तो युक्ति फिसल कर मेरे ऊपर गिर गई। श्रुति सनी की टेबल के पास आते हुए कहती है, तुम चीज ही ऐसी हो सनी, तुम्हें देखकर तो कोई भी फिसल सकता है। बेचारी युक्ति का कोई कसूर नहीं है। नहीं, आप किसी और तरीके से फिसलने की बात कर रही हो, मैं किसी और तरीके से। बहुत दुनिया देखी है मैंने सनी, फिसलने के तरीके से फर्क नहीं पड़ता, फिसलने वाले की नीयत से फर्क पड़ता है। ये सुनते ही युक्ति श्रुति की तरफ देखती है और अपने लिए स्टैंड लेते हुए कहती है, नीयत एकदम साफ है श्रुति, तुम उसकी फिक्र मत करो। इससे पहले जब भी श्रुति युक्ति को टॉन्ट मारती थी, युक्ति चुप रहती थी, पर आज श्रुति ने अपनी लाइन क्रॉस की तो युक्ति ने भी पलट के जवाब दिया। माहौल में गर्मी देखकर उसे ठंडा करने के लिए सनी बीच में कूदते हुए कहता है, छोड़ो ये सब बातें। श्रुति, मैंने आपको काम की बात करने के लिए बुलाया था। युक्ति वहां से जाते हुए कहती है, सनी, अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। जैसे ही युक्ति कैबिन से बाहर जाती है, श्रुति कहती है, बोलो सनी, क्या काम की बात करनी है तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले कार्तिक मुझसे मिलने आया था और बता रहा था कि अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी की हालत ठीक नहीं है, लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये सब तुम्हें कार्तिक ने बताया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही वो मुझसे बात करके किसी मीटिंग के लिए गया है। पहली बात तो ये कि कार्तिक को तुमसे मिलने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, वो सीधा तुम्हारे पास क्यों आ गया? खैर, इसके बारे में तो मैं उससे बोल दूंगी, पर तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि कार्तिक जल्दी घबरा जाता है। बिजनेस में तो ऊपर नीचे चलता रहता है, ये शो बिजनेस है, यहाँ रातों रात किस्मत बदल और बर्बाद हो जाती है। वो अभी नया है, धीरे धीरे समझ जाएगा। तुम्हें इन सब मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। मैंने भी उससे यही बोला कि इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हम लोग संभाल लेंगे, और आप जब तक हो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। खैर, काम की बात छोड़िए, मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी। ये सुनते ही श्रुति की भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्या सनी श्रुति को मना पाएगा?